वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 3 1.3.2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर 5 सब टॉपिक्स है, जैसे कि पहला है मास एंड वेट, दूसरा है लेंथ, तीसरा है वॉल्यूम, फोर्थ इज़ डेंसिटी एंड फिफ्थ इज़ टेम्परेचर। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मास एंड वेट। इस टॉपिक की शुरुआत में मैं एक बार फिर मैटर को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। यानी कि मैटर में मास का होना बहुत ज़रूरी है, और मैटर में मास होना ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ऐसा सेकंड लाइन में कहा गया है। मैटर में मास होना ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी वर्ड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब बेसिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप लेफ्टी हो, ठीक है, आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हो, ठीक है, और अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप राइट हैंड से लिखना शुरू करो तो आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट हैंड से लिखना ये आपकी इनहेरिट प्रॉपर्टी है, या मैं ये कहूँगा आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और आप अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से याद रखिए, मैटर के अंदर मास होना ये मैटर की इनहेरिट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बगैर मैटर नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, एवरी मैटर कंटेन्स अ मास। इसके बाद आगे मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस बताया गया है। तो मास एंड वेट के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो याद रखिए, मास इज़ टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। मतलब हमारी बॉडी का मास क्या है? तो हमारी बॉडी में जो टोटल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में स्किन, फिर उसके बाद हड्डियाँ, हमारे बॉडी का गोश्त, फिर उसके बाद इवन नाखून, बाल, ये सब क्या है, दांत वगैरह, ये सब क्या है, हमारी बॉडी का टोटल कंपोजिशन है। तो कोई भी चीज़ के, कोई भी सब्सटेंस के टोटल कंपोजिशन को या टोटल कंटेंट को हम लोग मास कहते हैं। और मास कभी भी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मतलब ये कि मास ग्रेविटी ऑफ अर्थ पर डिपेंड नहीं है। आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, मास चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। तो आपका वेट प्लेनेट की ग्रेविटी के मुताबिक चेंज होता जाएगा। जितना बड़ा या जितना हैवी प्लेनेट, उतना ज़्यादा आपका वेट होगा। जितना छोटा या हल्का प्लेनेट, उतना कम आपका वेट होगा। याद रखिए, ग्रेविटी वर्ड आया है ग्रेविस से, GRAVIS, ग्रेविस से, और ग्रेविस का मतलब होता है हैवीनेस। तो जितना ज़्यादा हैवी प्लैनेट रहेगा, उतना ज़्यादा आपका वेट होगा। जितना हल्का प्लैनेट होगा, उतना कम आपका वेट होगा। इसीलिए मास को फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टी माना गया है एज़ कंपेयर टू वेट, क्योंकि मास विल नेवर चेंज ऑन एनी प्लैनेट, बट वेट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर हैवीनेस ऑफ द प्लैनेट। और याद रखिए, वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है, जो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, और मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, जो स्मॉल k एंड स्मॉल g से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि फ्रैक्शनल क्वांटिटी इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले आपको इसमें फ्रैक्शन वर्ड का मतलब समझना होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन वर्ड देखिए, फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी कि तोड़ना, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटी मीन्स विच इज़ लेस देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे कि किलोग्राम का फ्रैक्शन होता है ग्राम एंड मिलीग्राम। अब इसका एग्जांपल मैंने पहले दे चुका हूँ कि सपोज़ करो, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, तो आप कैसा लोगे? 10 ग्राम,
सॉरी 10 किलोग्राम या फिर 50 किलोग्राम, है ना, या 100 किलोग्राम। लेकिन अगर आपको वही चीज़ अगर कम वज़न में चाहिए तो आप कैसा लोगे, 100 ग्राम, बराबर है, फिर उसके बाद 50 ग्राम या 250 ग्राम। तो ये क्या हो जा रहा है, किलोग्राम का फ्रैक्शन होता है ग्राम और मिलीग्राम। अगर आप सोना या चांदी खरीदते हो तो वो डेफिनेटली हम लोग ग्राम में नहीं लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं। तो याद रखिए किलोग्राम का फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो है ग्राम एंड मिलीग्राम। लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 3 में देखो यहाँ पर लिखा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ ग्राम मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका आंसर भी 1000 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास एंड वेट का स्मॉल सा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बाद एक और स्मॉल टॉपिक आता है जिसका नाम है लेंथ। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में लेंथ ये वर्ड कहाँ से आ गया, तो याद रखिए केमिस्ट्री में भी लेंथ का इस्तेमाल होता है। जब हम एटॉमिक रेडियस को नापते हैं तभी भी हम लोग लेंथ को कंसीडर करते हैं। उसके बाद जब हम दो एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी भी यानी कि उसको भी नापते हैं तभी लेंथ को कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद जब हम लोग वेवलेंथ नापते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का तभी भी लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया हूँ जो आपके बुक में दिया है, ठीक है, इस एग्जांपल्स में याद रखिए ये सारे जो लेंथ होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को लेंथ का भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल क्वांटिटी क्या रहेगी इन लोगों की, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर हम लोग नैनोमीटर लेते हैं एंड पिकोमीटर लेते हैं। ठीक है, पिकोमीटर याद रखिए ये एटॉमिक रेडियस के डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को नापने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर कुछ बताया गया है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर एंड 1 pm that is a picometer is equal to 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये लेंथ वाला पार्ट भी ख़त्म हुआ। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वॉल्यूम विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 3। ठीक है, ये पेज नंबर 3 पर दिया है वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम को समझते हैं। तो देखिए पहली लाइन में इसने लिखा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वो जगह जो 3 डायमेंशनल वाला ऑब्जेक्ट जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को 3 डायमेंशनल वर्ड को समझना होगा। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है टू मेजर, डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है टू मेजर। तो अभी हम लोगों को 3 डायमेंशन समझना होगा। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशन वर्ड का मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट अ 3D। ठीक है, डायमेंशन में डायमेंशन वर्ड को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे 3D। ठीक है, तो यानी कि 3D ऑब्जेक्ट जो जगह ऑक्यूपाई करता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट क्या है वो समझना होगा। लेकिन अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट समझना है तो उससे पहले हमें 2D ऑब्जेक्ट क्या है वो समझना होगा। तो सबसे पहले 2D ऑब्जेक्ट क्या है या 2D स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। तो आइए देखते हैं उसे समझने के लिए। सपोज़ करो, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर बना रहा हूँ। इट इज़ नथिंग बट 2D, डेट इज़ ओनली हैविंग अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब मुझे 3D बनाना है, तो देखिए 3D कैसा होता है। अभी यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर जो है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये हो गया 3D। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, 3D स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, 3D। यानी यहाँ पर सिर्फ एक डायमेंशन दिख रहा था, मतलब 2D स्ट्रक्चर दिख रहा था, और यहाँ पर जो है ये 3D दिख रहा है। समझ में आया? तो 3D स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, अब नाउ ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकली लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लेंथ किसको बोलते हैं। इस रीजन को लेंथ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इस रीजन को ब्रेथ कंसिडर किया जाता है और इस रीजन को लेंथ कंसिडर किया हाइट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है लेंथ, ये हो जाती है ब्रेथ और ये हो जाती है हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सपोज करो कि लेंथ 1 मीटर है, लेंथ का जो मेजरमेंट है वो क्या है 1 मीटर। उसी तरीके से ब्रेथ का भी जो मतलब मेजरमेंट है वो 1 मीटर है और हाइट का भी जो मेजरमेंट है वो 1 मीटर है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी लेंथ भी 1 मीटर का है, ब्रेथ भी 1 मीटर का है और हाइट भी 1 मीटर की है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आप 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको 1 का आंसर 1 ही आएगा। लेकिन मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। अब आप चाहे तो 1 को नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, तो याद रखो ये बन जाता है क्या? मीटर क्यूब। आप 1 मीटर क्यूब को चाहे तो m क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो प्लीज़ ये याद रखो, इस लिहाज से SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। प्लीज़ ये बात याद रखिए, प्लीज़ ये बात याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमको SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ यूनिट कन्वर्जन है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा 3D स्ट्रक्चर है। अब इस 3D स्ट्रक्चर में मैं खाली इस आगे के हिस्से को बोल रहा हूँ कि सपोज़ करो ये 10 बॉक्स से बना है। इसका जो हिस्सा है ये कितने बॉक्स से बना है? यानी कि 10 बॉक्स से बना है। 10 बॉक्स ऐसा, 10 बॉक्स ऐसा, 10 बॉक्स ऐसा। ठीक है, यानी कि इसके लेंथ में भी 10 बॉक्स है, इसके ब्रेथ में भी 10 बॉक्स है छोटे छोटे। ठीक है, और इसके हाइट यानी यहाँ पर भी जो है 10 बॉक्स है। मतलब ये सारा जो है 10 बॉक्स से बना है। 10 बॉक्स ऐसा, 10 बॉक्स ऐसा, 10 बॉक्स। ठीक है, और एक बॉक्स जो है याद रखो ये 1 बॉक्स का जो डायमेंशन है वो है 1 सेंटीमीटर। अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो 10 बॉक्स का कितना होगा? तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि लेंथ भी जो है इसकी 10 सेंटीमीटर की हो गई। फिर उसके बाद ब्रेथ भी इसकी 10 सेंटीमीटर की हो गई और इसकी जो हाइट है ये भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हर चीज़ 10-10 बॉक्स से बनी है और हर बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। तो लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और इवन हाइट भी जो है 10 सेंटीमीटर की हो गई। अब इस लिहाज से अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला इस बॉक्स के ऊपर लगाते हैं तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है? लेंथ का है 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है? हाइट भी है 10 सेंटीमीटर। अगर हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 आएगा, नो डाउट। ठीक है, चाहे तो हम पहले इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, चाहे तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं। 10 क्यूब को हम एक्सपांड कर सकते हैं। मतलब 10 का क्यूब क्या है? याद रखिए 10 को हम ऐसा लिखेंगे
10 क्यूब को 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, कैसे लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, 100 इंटू 10 कितना होता है 1000। तो याद रखो हम चाहे तो 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम बोल रहे हैं कि ये बनाया हुए बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनिए जो आपके बुक में लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जितने बॉक्स के अंदर, ठीक है, जितने बॉक्स के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जितने बॉक्स के अंदर 1 लीटर जितना लिक्विड आ सकता है, 1 लीटर जितना लिक्विड आ सकता है। तो आई रिपीट इट वंस अगेन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जितने बॉक्स के अंदर 1 लीटर जितना लिक्विड आ सकता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने लिक्विड में कन्वर्ट किए। लेकिन 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आई रिपीट, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1000 milliliter is nothing but 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम चीज़, देखिए मैंने जो लिखा हूँ वो सेम चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में लिखी है, ठीक है, सीक्वेंस इधर उधर हुआ होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जितने बॉक्स में 1 लीटर जितना वाटर रह सकता है, एंड 1 लीटर हम चाहे तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो पता चलता है कि वो है 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ बताया गया है। आगे जो लिखा है उसने लिखा है कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन शेप, ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन शेप मतलब क्या, यानी कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो, वो अगर 3D स्ट्रक्चर है और वो अगर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, ऐसा कहा गया है इस लाइन में। इसको ऐसा समझाया जा सकता है कि जैसे कि आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि या 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है आपकी कैरी बैग, ठीक है, पतली सी कैरी बैग, और दूसरा है आपका बॉक्स, ठीक है। तो याद रखो वॉल्यूम को नापने के लिए 3 चीज़ चाहिए, हाइट, फिर उसके बाद ब्रेथ एंड लेंथ। आप बॉक्स की हाइट जो आप देखोगे तो बॉक्स में तीनों चीज़ दिखेगी, हाइट भी दिखेगी, लेंथ भी दिखेगा और ब्रेथ भी। लेकिन अगर आप यानी कैरी बैग को देखोगे तो कैरी बैग में सिर्फ 2 ही चीज़ दिखती है, एक दिखती है हाइट और एक दिखती है ब्रेथ, है ना? तो उसके अंदर लेंथ नहीं दिखाई देगी, तो इसीलिए वो 2D बन जाएगा। तो इसीलिए याद रखो कि कैरी बैग की वॉल्यूम नहीं होगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो 3D है, 3D मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, सिर्फ उसी का वॉल्यूम होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जैसा पहली लाइन में कहा गया है, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। इस बात का मैंने एग्जांपल बॉक्स और कैरी बैग से दिया, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 4 पर यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है डायग्राम के नीचे, different kinds of glasswares are used to measure the volume of liquid and solution। अब ये लाइन में हमको 2 चीज समझना है, एक है क्या ग्लासवेयर्स। अब देखिए ग्लासवेयर्स मतलब क्या, द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ग्लास, जो कांच के बने हुई चीजें होती है उसको ग्लासवेयर बोलते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर यानी कि ग्लास से बनी हुई चीजें जो है यूज होती है मेजर करने के लिए वॉल्यूम्स किसका, लिक्विड एंड सॉल्यूशंस का।
अब लिक्विड और सोल्यूशन ऐसा क्यों बोला गया है? तो याद रखिए, क्या लिक्विड और सोल्यूशन में कोई फर्क है? यस, फर्क होता है। याद रखिए, लिक्विड मतलब क्या? लिक्विड इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सब्सटेंस, जैसे कि पानी। पानी सिर्फ H2O से बना हुआ है और उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं है, तो उसको लिक्विड कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं उस पानी में नमक या शक्कर या कोई दूसरी चीज ऐड कर देता हूँ, अब वो बन जाता है उस चीज का सोल्यूशन। ठीक है, जैसा मैंने पानी में नींबू ऐड कर दिया, तो यानी नींबू का रस, तो याद रखिए कि वो बन जाएगा क्या? यानी कि सोल्यूशन बन जाएगा। या नमक डाल दिया तो वो सॉल्ट का सोल्यूशन बन जाएगा, शक्कर डाल दिया तो वो शुगर का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसीलिए लिक्विड एंड सोल्यूशन में ये फर्क होता है। अब देखते हैं ये ग्लासवेयर्स के नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, ब्यूरेट, पिपेट, ईटीसी एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी उसमें इंक्लूड किया गया है। अभी इसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर सिलेंडर क्यों कहा गया है? तो देखो, ग्रेजुएट वर्ड का मतलब, अब नो डाउट वो तो बहुत से लोग को पता है कि ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने जैसे कि यानी 12th के बाद 3 इयर्स जो है वो पास कर दिए। ठीक है, तो वो ग्रेजुएट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट का दूसरा मतलब ये भी होता है स्टेप्स, यानी कि स्टेप। तो याद रखो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर में स्टेप बाय स्टेप जो है मेजरमेंट लिखे होते हैं वॉल्यूम्स के। तो वो जो मेजरिंग पार्ट जो स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है, इसीलिए उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लासवेयर्स यूज हुए हैं या यूज होते हैं वॉल्यूम को जांचने के लिए, वो होते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मतलब क्या? ये वर्ड का मतलब क्या? वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या? विच इज यूज टू टू एनालाइज या टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्टन लिक्विड और सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस ग्लासवेयर्स के बारे में भी बताया गया है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ डेंसिटी। ओके, तो ये हो जाता है डेंसिटी। अब देखिए, डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या? डेंसिटी का मतलब होता है यानी कि घना, या हम ये बोलेंगे डेंस। जैसा कि मैं बोलूंगा कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ये डेंसिटी का मतलब होता है जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, उतना ज्यादा वहां का यानी उस सब्सटेंस का मास हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि डेंसिटी मतलब गर्दी। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ नॉर्मल में कि डेंसिटी मतलब क्या? गर्दी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये बोल रहा है कि डेंसिटी, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की जानना है, तो आपको उसका मास और उसका वॉल्यूम ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम करके जो भी आंसर आएगा, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, आगे लिखा है देखिए, इट इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल। तो आपको पहला मास भी देखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम अगर आप कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको उसकी डेंसिटी मिल जाएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हर एक वॉल्यूम में कितना मास ऑफ सब्सटेंस है। तो देखिए नीचे उसका वो दिया हुआ है, अभी उसका एसआई यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेफिनेटली मास अपॉन वॉल्यूम है। तो पहले हम लोगों को मास का एसआई यूनिट अपॉन वॉल्यूम का एसआई यूनिट करना पड़ेगा। तो मास का जो एसआई यूनिट है वो है केजी। ओके, एसआई यूनिट के हिसाब यानी एसआई यूनिट के हिसाब से मास का यूनिट है केजी एंड वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है एम क्यूब। ठीक है, तो इसीलिए केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का एसआई यूनिट। और इसको और करके केजी मीटर माइनस क्यूब भी लिखा है, वो इसलिए क्योंकि जब आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना रहता है, तो वो वैल्यू माइनस में हो जाती है। अगर सीजीएस में इसको एक्सप्रेस किया जाए, तो इसका यूनिट क्या है? तो याद रखिए, वजन को यानी कि मास को जो है सीजीएस यूनिट में या सीजीएस सिस्टम में जी यानी कि ग्राम और वॉल्यूम में मिलीलीटर के हिसाब से बोलते हैं। तो इसके लिए उसको जी अपॉन यानी ग्राम अपॉन मिलीलीटर बोला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेचुरली उसको ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जी यानी कि ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। अभी ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब क्यों? क्योंकि सीजीएस में मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। ओके, तो इसीलिए उसको ऐसा बोला गया है। ठीक है,
तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डेंसिटी एज वेल। अब बढ़ते हैं टेम्परेचर की तरफ। हम पांचवा टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर, उसे स्टार्ट करते हैं। अब टेम्परेचर क्या है, तो याद रखिए टेम्परेचर के ज़रिए से हम कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है हम वो पता कर सकते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए नॉर्मली 3 स्केल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब ये तीनों को थोड़ा गौर से देखते हैं। ये जो डिग्री सेल्सियस है ये इन्वेंट हुई है 1742 में, एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। और डिग्री सेल्सियस को हम लोग सेंटीग्रेड भी कहते हैं। अब याद रखिए ये सेंटीग्रेड वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड वर्ड 2 वर्ड्स को मिलाकर आया है। सेंटी का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100, और ग्रेड का मतलब होता है स्टेप्स, तो 100 स्टेप्स। तो अगर हम देखेंगे जो डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर होता है उसके अंदर यूजुअली 100 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर होता है। तो यहाँ देख लीजिए ये सेल्सियस वाला है। ठीक है, थर्मामीटर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और इसके अंदर 100 डिग्री तक का जो है लास्ट लिमिट होती है, इसीलिए उसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो है ये नाम दिया गया था एक साइंटिस्ट के नाम पर जिनका नाम था डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। और तीसरा जो है केल्विन, और केल्विन का सिंबल जो है कैपिटल के है, और ये नाम एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर के नाम पर रखा गया था जिनका नाम था केल्विन। अब नॉर्मली हम लोग ये तीनों में से ज़्यादातर हम लोग डिग्री सेल्सियस वर्ड यूज़ करते हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टेम्परेचर का जो यूनिट है याद रखिए वो होता है केल्विन। याद रखिए हियर देखिए पहली लाइन में लिखा है हियर के इज़ SI यूनिट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम लोग ज़्यादा डिग्री सेल्सियस वर्ड यूज़ करते हैं तो केल्विन इज़ SI यूनिट, ऐसा क्यों? तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन इसलिए है क्योंकि उसके लिए पहला एक बात समझनी होगी कि याद रखिए कि SI यूनिट जो इन्वेंट हुआ था यानी कि माना गया था, बनाया गया था, तो उसमें एक सबसे बेसिक चीज़ क्या थी कि हम लोगों से कन्फ्यूजन दूर करना था या हमको चीज़ें सिंप्लीफाई करना था। तो याद रखिए कि अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस वर्ड यानी डिग्री सेल्सियस अगर यूज़ करते हैं और या तो फ़ारेनहाइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर माइनस में भी यानी कि रीडिंग्स आती है। आप यहाँ देख सकते हो फ़ारेनहाइट में 0 to 10 माइनस है ये, और यहाँ पर सेल्सियस में आप देख सकते हो कि -10 -20, तो ये सब आता है। जबकि आप अगर इसे केल्विन से कंपेयर करेंगे तो जहाँ पर डिग्री सेल्सियस 0 पर आ रहा है और वहाँ से माइनस में जाने की यानी कि शुरुआत कर रहा है, तो केल्विन में ये रीडिंग तो 270 तक का है, यानी कि अगर उसे और नीचे भी लेकर जाए तो 260 250 एंड सो ऑन ऐसा होता है, और ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है। तो क्या हो जाता है कि केल्विन के थर्मामीटर के मुताबिक अगर हम लोग यानी कि टेम्परेचर को नापते हैं तो सारे रीडिंग्स पॉजिटिव आते हैं, तो कैलकुलेशंस में ये सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती है, तो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होती है। अगर सारे नंबर्स या डिजिट्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर इसको केल्विन में ही यानी कि यूज़ किया जाता है, और SI यूनिट भी केल्विन में ही दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो दिया हुआ है कि जनरली थर्मामीटर, देखिए अभी हमारा जो डिग्री सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर होता है जनरली वो 0 से 100 तक का है। नो डाउट माइनस भी है, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि 0 से 100 डिग्री वो इसको इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री होता है।
इसके बाद ये बोल रहा है कि दिस आर रिप्रेजेंटेड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल सच एज 32। आप देख सकते हो कि 0 डिग्री जो है हमारी सेल्सियस में, वो फ़ारेनहाइट में 32 की रीडिंग बताती है, और हमारी जो 100 डिग्री है सेल्सियस वाली वो 212 फ़ारेनहाइट बताती है। तो जस्ट ये कंपैरिजन करके बताया है। आगे इस फ़ोटो के नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन ये दोनों में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया है कि हम लोग उसको कैसा कन्वर्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहला मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसा कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोगों को डिग्री सेल्सियस को हम लोगों को फ़ारेनहाइट में करना है, अगर सपोज़ फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, सपोज़ करो मुझे 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं 37 डिग्री ही क्यों लिया हूँ, क्योंकि याद रखो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला है C/5 इज़ इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला है। आपकी बुक में इसे और सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि F इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसा करके इसने दिया हुआ है। तो आप चाहे तो वो भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये भी। तो मुझे ये फार्मूला ज़्यादा सिंपल लग रहा है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इस फार्मूले में हम लोगों को C को इस्तेमाल करना है एज़ 37। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर 37 लिए हैं। तो याद रखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 37 डिवाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू F-32/9, ऐसा कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 37 इंटू 9/5 इज़ इक्वल टू F-32। हम लोग ऐसा कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि 37 इंटू 9 एग्जैक्टली क्या होता है। तो याद रखिए उसका आंसर आता है 333। एक्चुअली इट इज़ बीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय मी, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया 333/5, ठीक है, इज़ इक्वल टू F-32, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 66.6 विच इज़ ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड बाय मी, F-32, ठीक है। अब नेचुरली इसको इधर लेंगे, अगर इसको इधर लेंगे तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर 66.6 प्लस 32, तो ये बन जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट, और ये फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो जाता है। ऐसा हम लोग चाहे तो इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सपोज़ करो डिग्री फ़ारेनहाइट, देखो ये डिग्री देने का ये तरीका होता है, ये 0 डालना पड़ता है, और ऐसा ही हम लोग डिग्री सेल्सियस के लिए भी डालते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि याद रखिए केल्विन में देयर इज़ नो डिग्री। आप केल्विन में कभी भी डिग्री यूज़ नहीं करते, ऐसा डिग्री आप यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ रॉन्ग। केल्विन के लिए सिर्फ आपको केल्विन ही यूज़ करना है, डेट इज़ कैपिटल के, ओके। अब चलो इसको आगे देखते हैं कि फ़ारेनहाइट से हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में कैसा डालते हैं। तो सपोज़ करो अगर मुझे जानना है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसको मुझे इसका यानी कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सेम फार्मूला वी विल अप्लाई विच इज़ ईजी फॉर मी, C/5 इज़ इक्वल टू F-32/9। ये फार्मूले के ज़रिए से सेम फार्मूला है जो हम लोगों ने यहाँ पर भी यूज़ किए थे, यही सेम फार्मूले के ज़रिए से हम लोग इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए ये हो जाता है क्या, C/5, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अभी F की वैल्यू क्या लेना चाहिए हमको, F की वैल्यू लेना चाहिए 100, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को
f पता है और c फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं इस f की जगह पे लिख लूँगा 100 माइनस 32/9। अगर मैं इसको इधर ही सॉल्व कर दूँ तो क्या हो जाता है, 100 में से 32 गया तो कितना होता है 68/9। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इसलिए मुझे पता है कि इसका आंसर आएगा 7.55। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, c/5 इज इक्वल टू 7.55 ऐसा आ जाएगा। अब वी विल टेक 5 ओवर हियर, तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7.55 इंटू 5, दैट मीन्स c विल बी वॉट 37.75 डिग्री। तो याद रखो फाइनली हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 37.75 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूले के ज़रिए से, इस फॉर्मूले के ज़रिए से हम लोग ये पता कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सपोज़ करो फ़ारेनहाइट जो होता है उसको अगर हम लोगों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वेरी इजी फार्मूला है, तो उसको भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। याद रखिए मैं यहाँ डिग्री के सिंबल नहीं डाल सकता, वो इसलिए क्योंकि केल्विन में डिग्री की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हमको ऐड कर देना है। ठीक है, 273.15 हमको ऐड करना है। तो याद रखिए कि मैं इसके अंदर जो डिग्री है C की वैल्यू मैं 37 लेता हूँ, जो कि नॉर्मली हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो K इज इक्वल टू 37 डिग्री प्लस 273.15। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 300